और सीधे आपको कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सुभाष सुधा जी, पार्टी के प्रदेश के सचिव श्री राहुल राणा जी, हमारे पार्टी के सभी महासचिव भाई मोहनलाल बड़ौली जी, श्री अर्चना गुप्ता जी, श्री सुरेंद्र पूनिया जी, भाई फणेंद्रनाथ शर्मा जी, उपस्थित सभी मेरी भाइयों और जो मंच पर बैठे हुए हमारे सभी प्रतिष्ठित नागरिकगण, अधिकारीगण और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे युवा साथियों। वैसे तो प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके बाद भाषण होने नहीं चाहिए, लेकिन आज जैसे मौसम, सर्दी का ये मौसम, धुंध सब तरफ पड़ रही थी, लगातार मैं जानकारी ले रहा था। प्रातःकाल 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, आसपास के जिलों से 10 बजे चलने वाले भी सब बसें लेट हो रही हैं। अभी तक भी अपने युवा साथी मंच में अपने पंडाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो मौसम के कारण से मुझे भी चंडीगढ़ से, क्योंकि हवाई यात्रा आज मैं कर नहीं पाया, हेलीकॉप्टर चल नहीं पाया, देरी से वहां से चलने के कारण से विलंब हुआ है। लेकिन मौसम अपने हाथ में नहीं है, फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में, पूरा पंडाल भरा है युवकों से, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। जैसा मैंने बताया कि आज देश के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका 161वां जन्मदिन है। 12 जनवरी सन 1863 में उनका जन्म हुआ था और वो युवा सन्यासी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बने। आखिर वो प्रेरणा बने, उनका प्रारंभ का नाम हम जानते हैं, नरेंद्र नाथ उनका नाम था। और क्या संयोग है, आज के हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी हैं, और एक युवा सन्यासी 161 साल पहले जो इस भूमि पर आए थे, जिन्होंने इस देश की जनता को जागरूक ही नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को विदेशों में ले जाकर के स्थापित किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद, वो भी नरेंद्र नाथ थे। दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी नाम की है। तो उस हृदय गौरव, भारत के हृदय गौरव स्वामी विवेकानंद जी को आज मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारतीय चिंतन को, हमारी समृद्ध परंपरा से पश्चिम को अवगत कराने गए थे। शिकागो में जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो वहां के लोगों में व्याख्यान किया था, जो उच्च स्थान प्राप्त कराया था, ये गौरव उन्हीं को मिलता है। आखिर तो पश्चिमी जगत में जो उनको सम्मान मिला, उसका कारण भी यही है कि वहां के लोगों के बीच भारत को ऐसे प्रस्तुत किया कि उनसे पहले किसी और ने उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया था। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जो काम उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था, वही काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी से पहले भी देश आजाद हुआ, आजादी के बाद आज तक किसी नेता ने अपने इस देश का स्थान दुनिया में वो प्राप्त नहीं कराया। बल्कि ऐसा माना जाता है कि 200 देश लगभग, जब हम अपने देश की बारी ऊपर से यानी नाम ढूंढना शुरू करते थे, तो ऊपर से गिनते थे 1 2 3 4 5 10 20 50, कहीं नाम मिलता नहीं था। लेकिन नीचे से अगर चलना शुरू करते थे तो एक चौथे 5वें स्थान पर अपने देश का नाम होता था। उस समय हमारे मनों में उत्साह नहीं जागता था, लेकिन आज
आज दुनिया में जैसे मोदी जी ने अपने देश के नाम को चमकाया है, आज दुनिया की 5वीं शक्ति भारतवर्ष बन गया। 5वीं शक्ति यानी ऊपर के प्रथम 5 देशों में आज भारत आता है। आज भारतीय कई परंपराएं उन्होंने दुनिया में स्थापित कराई हैं। आज अगर योग को दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त कराई है तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, वो मोदी जी के कारण से बना। आज देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो कुरुक्षेत्र में मनाते हैं, उसको विश्व में मनाने के लिए लोग लालायित हो गए हैं। दुनिया शांति का रास्ता ढूंढ रही है, गीता के माध्यम से ढूंढ रही है। ये श्रेय अगर जाता तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी, उनका इतिहास हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। हम जानते हैं कि युवा व्यक्ति केवल आयु से युवा नहीं होता। युवा व्यक्ति अपनी सोच से युवा होता है, अपने कर्मों से युवा होता है। सही दिशा में जो वो काम करता है, तब जाकर के उसको कहते हैं कि युवा मन का आदमी है। आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर तो इस देश की युवा शक्ति को हम कितना प्रेरणा देकर के आगे बढ़ा सकते हैं, उसी में देश का भविष्य। और हमको पता है कि अगर कोई देश, कोई प्रदेश अपनी युवा ताकत का ठीक से इस्तेमाल कर ले तो वो देश और प्रदेश कभी पीछे रह नहीं सकता। मित्रों, वो कभी पीछे रह नहीं सकता है। आखिर हरियाणा के युवा उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शौक होते थे। उनको जहां पढ़ने का शौक था, जहां उनको वाद्यों का शौक था, वहीं उनको कुश्ती का भी शौक था। शारीरिक व्यायाम करते थे, सुदृढ़ शरीर के पहलवान भी थे। और हम हरियाणा के लोग, आखिर कुश्ती हमारा मनपसंद खेल, तो कितना समानता एक प्रकार के उनके। आज हम उनसे प्रेरणा इसी बात की लेते हैं कि हरियाणा प्रदेश के खेल खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो इस नाते से हमारे भारत को ये जो नई पहचान दिलाने वाले आज जैसे नरेंद्र मोदी हैं, आज प्रेरणा के रूप में हम उनको देखते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पार्लियामेंट हुई थी, उसमें सर्वधर्म संभाग का, भारतीय संस्कृति का जो व्याख्यान दिया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भी आज दुनिया में, मेरा ख्याल है भारत के कोई प्रधानमंत्री इतने पहली बार हमने देखे कि दुनिया के हर देश में कितना घूमते हैं, कितना ज्यादा वो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी जो लाखों लोगों को, और हमारे यानी आज भी मोदी जब जाते हैं तो दुनिया के अंदर युवा वो भाषा समझे ना समझे, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे, मोदी मोदी मोदी। विश्व नेता बन गए हैं। तो इस विश्व नेता के बनने का हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। पहले हमारे देश पर विदेशी लोग आक्रमण करते थे, हम लोग केवल उन पर याचक बनकर के खड़े रहते थे, याचना करते थे कि हमें कुछ ना कहो। हम याचना की स्थिति में आकर के उनसे जैसे भीख मांगने की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन आज मोदी जी ने दुनिया के ऐसे देश जो अन्याय करते हैं, उनके खिलाफ आवाज भी उठाई है, उनको चेताया भी है, डट करके खड़े हुए हैं। दुनिया के लोग आतंक फैला करके और किस प्रकार से भारत को निशाना बना करके चलते थे, आज आतंक फैलाने वाले देश वो डरने लग गए हैं। आज वो डरने लग गए हैं मोदी जी से कि मोदी जी की तरफ देखते हैं। एक अमेरिका जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीजा देना रोक दिया था उन्होंने कि हम वीजा नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, आज वही अमेरिका मोदी जी की तरफ दोस्ती का हाथ बटाता है। वही मोदी जी दोस्ती का हाथ बटाता है। कोई समय था कि इस प्रदेश देश की नीतियां इतनी कमजोर नीतियां थी कि जिसके कारण से हमारे देश को कमजोर बना दिया। चंद आतंकवादी आकर के
और हमारी संसद पर निशाना बना जाते हैं। चंद आतंकवादी आकर 26/11 जैसा भयानक आतंक का खेल खेलते हैं। लेकिन मोदी जी, हमारी सरकार, अब जब ये पुलवामा में घटना हुई और जाकर के उन्होंने जैसे बालाकोट में निशाना बनाया, तो बालाकोट के लोग भी आज मोदी जी के सामने कहते हैं गलती हो गई, अब हमको बख्श दो। पाकिस्तान सिर उठा के देखता नहीं है। आज कहीं युद्ध होता है, यूक्रेन का रूस का युद्ध होता है, रूस कहता कि भारतवर्ष हमारी तरफ आ जाए, यूक्रेन कहता कि भारतवर्ष हमारी तरफ आ जाए, और मोदी जी निडर होकर के यूक्रेन के लोगों से भी बात करते हैं, रशिया के लोगों से भी बात करते हैं, और बात करके सबसे पहला काम उन्होंने जो किया, भारतीय लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल करके उनका युद्ध विराम कराया कि जब तक भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति वहां से निकलता नहीं है, आप लोग युद्ध नहीं करेंगे। केवल भारतवर्ष के नागरिकों को निकालने के लिए मोदी जी ये काम कर पाए और दुनिया के लोग वहां से निकल नहीं पाए, क्योंकि दोनों को घबराहट थी कि अगर मोदी जी की बात नहीं मानी तो भारत देश किसी एक साइड में हो जाएगा, तो दूसरे साइड की निशानी मिट सकती है। तो भाइयों बहनों, मैं आज इतनी बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग भी जैसा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर आज युवाओं के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो युवा अपनी दिशा को तय करे और तय करके हरियाणा को भी एक ऐसे छोर पर मुकाम पर लेकर के जाना है कि देश के सब प्रांतों में हरियाणा अपना स्थान बना सके। वैसे तो हमने पिछले 9 वर्षों में बहुत ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में चर्चा पहले भी की गई है कि किस प्रकार से शुद्धता आए, किस प्रकार से हमारा प्रदेश जो कई तरह की समस्याएं 10 वर्ष पहले थी, करप्शन किस प्रकार से उसको समाप्त करना है, क्राइम किस प्रकार से समाप्त करना है, जाति पाति की प्रथा से राजनीति को कैसे ठीक करना है, जिसको मैं कहता हूं हमेशा कि 3C, इससे छुटकारा पाना है। करप्शन है, क्राइम है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। और वैसे तो इन तीनों सी को जन्म देने वाले भी एक सी है, और वो कांग्रेस है। तो इन चारों सी से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने जिस प्रकार से अपनी गति बनाई है, इसको बनाकर रखे। हमने पिछले 9 सालों में चाहे युवाओं की नौकरी हो, चाहे खेल हो, चाहे कृषि हो, और चाहे इन युवकों को ट्रांसपेरेंट भर्तियां हो, इसके अंदर जितना काम किया कोई भरोसा कर नहीं सकता था। जब हमने ये बात शुरू की थी कि हम नौकरियां ट्रांसपेरेंट भर्ती से करेंगे, बिना पर्ची खर्ची के करेंगे, तो बहुत लोग हमको डराते थे, यहां तक डराते थे, कहते थे इस प्रदेश के अंदर राज करना है तो नौकरियां ही उसका आधार है। अगर आप ज्यादा नौकरियां दे दोगे तो सरकार दोबारा बनाओगे, और नहीं तो अगर मिशन मेरिट लेकर के चलोगे तो मिशन मेरिट के पीछे पड़े रहना, आपकी सरकार नहीं आएगी। हमने कहा अगर प्रदेश के हित में, युवाओं के हित में हमको कोई काम करना है तो सरकार की चिंता छोड़े बिना इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य ये कैसे सुधरे, ये काम हमको करना है। हम समाज के हित में काम करते हैं, अपने हित में काम नहीं करते हैं। वो देश के नेता अब चले गए जो पहले अपना घर भरते थे, वो देश के गरीब की, प्रदेश के गरीब की चिंता नहीं करते थे, वो किसान की चिंता नहीं करते थे, वो युवा की चिंता नहीं करते थे। चिंता करते थे अपने घर की, अपने भाई की, भतीजे की, पत्नी की, भाइयों की, और फिर अपने रिश्तेदारों की, और फिर बाद में उनके पार्टी के हमारे जो नजदीकी लोग हैं, जो हमारी सत्ता को कायम रखने में हमारा सहयोग करते हैं, वहां तक लूटपाट, सारा बंटवारा, चाहे लाइसेंस देने हैं, चाहे कोई काम देने हैं। वो कहावत थी ना कि बांटे रेवड़ियां फिर अपने को दे, कौन आपको सबको पता है। जागरूक होकर के हम सबको आगे बढ़ना है मित्रों, भाइयों, दोस्तों। अब वो समय चला गया जब राजनीतिक रंगदारी देनी पड़ती थी, नौकरी होती थी तो पैसे लगते थे,
और फिर अगर नौकरियां लेने की देने की बात आती थी, सिस्टम तोड़ देते थे। कोई बच्चा अगर 90% मार्क्स लेकर के, अंक लेकर के पढ़ाई में होशियारी से आगे बढ़ता था तो उसको इंटरव्यू में 10, 15, 20% नंबर देकर के बाहर कर दिया जाता था। और जिसको चाहते थे, जो सूचियां बन जाती थी, पढ़ाई में निकम्मा भी था, तो इंटरव्यू के मार्क्स 80-90% लगा करके भाई तेरी नौकरी लग गई। और ऐसे ऐसे अवसर भी आए यहां कि जब नौकरियों के लिए परीक्षा ली गई, परीक्षा रद्द कर दी गई, बाद में परीक्षा के अंक छोड़ करके केवल इंटरव्यू के नंबर लगा करके नौकरियां पकड़ा दी गई। यह अलग बात है कि उन सब नौकरियों को, कांग्रेस के टाइम की 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं, 11 नौकरियां। और हम अपने समय में बहुत सी कमियां वो निकालते हैं कि इनकी नौकरी ये कैंसिल होगी, वो कैंसिल होगी। अंतर इतना ही है, उनकी 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं। और अगर हमने कोई कमी पकड़ी है उस परीक्षा में, कोई नकल में, कोई पेपर लीक में, तो हमने अगर पेपर रद्द किए हैं तो अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने एक भी नहीं किया मित्रों, एक भी नहीं किया। आज भी कमियों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर समाज के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं, गलत काम करने की प्रेरणा वो लेते हैं, लेकिन पता लगते उसको दुरुस्त करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको गलत काम को करने नहीं देते। आज हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर 1,10,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं। और न केवल 1,09,000 10,000 दी हैं, इस आने वाले 6 महीने में जो बाकी हैं 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में निश्चित रूप से आपको मिलेंगी। 1,70,000 नौकरी का हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बन जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंट भर्ती हरियाणा के अलावा, पिछले इस 10 साल के अलावा पिछले साल में तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने। तो इस प्रकार के सारे काम को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। आम आदमी की तकलीफों को भी समझा है कि उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमें चाहे कोई सिस्टम अपनाना पड़े, हमने सारी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हमने ऑनलाइन पोर्टल बनाए और ये लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो वोट, हम मेरिट सब खत्म कर देंगे, पोर्टल उठा को फेंक देंगे। पहली बात तो ये है, आप कहां सपने ले रहे हो, आपको कोई नहीं आने देगा, आपको कोई आने ही नहीं देगा। धन्यवाद। तो मित्रों, अभी बहुत ही हौसले, पता नहीं कहीं सपने लेकर के रात में दिन में सपने लेते थे, लेकिन जैसे 3 प्रदेशों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिन में भी रात में भी घुस गए गुदड़ी में। नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज इनके पास विषय कोई नहीं है सिवाय गाली देने के, सिवाय कोई ना कोई उल्टा सीधा धंधा करने के। जब नौकरियों की बात करते हैं, कहीं भी जाकर के खड़े हो जाएंगे और उल्टे सीधे कोई ना कोई आरोप लगाकर कोर्ट में जाकर कि भर्ती रोकने का काम करो, किसी तरीके से भर्ती हो ना जाए। और हम अडिग हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक बात के लिए लड़ेंगे। अभी सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं, सीईटी के एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज युवा दिवस है। आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा। 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं। और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13,500 नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं। उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे मित्रों। तो इसलिए मैं तो इतना ही अब आज के इस समय पर कहना चाहूंगा कि हम लोग युवा शक्ति के नाते से आने वाले समय में अपने जीवन को सुधारने के लिए हमको भी बहुत लगन से काम करना होगा। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्किलिंग हो।
हुनर के नाते से हरियाणा एकमात्र प्रदेश है, हमने अपनी स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे कोर्स हम करा रहे हैं। 12,000 नए विद्यार्थी हर वर्ष स्किलिंग करके वहां से निकलकर चाहे अपनी सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करेंगे, चाहे अपना रोजगार करेंगे। और हमने एक रास्ता और खोल दिया हमारे युवकों के लिए कि विदेश के अंदर भी नौकरी करने के लिए कोई जाना चाहता है, बहुत युवकों की इच्छा है। और एक जो बात चिंता की है हमारे लिए, एक चिंता है हमारे लिए कि वो बिना किसी सिस्टम के 2 नंबर के तरीके से कुछ एजेंटों के माध्यम से विदेश में चले जाते हैं, डोंकी रूट जिसको कहते हैं। हमको तो बहुत बाद में पता लगा ये डोंकी रूट है क्या, लेकिन उस समय तक तो नुकसान काफी हो चुका था। मैं उस दिन सचेत हुआ जब जन समाज के कार्यक्रमों में करनाल जिले के गांव में गया। सब गांव में कहीं 50, 60, 40, 70 ऐसे युवकों को हमने नौकरियां दी। मैंने उनको बताया कि इन गांव में ये ग्रुप डी की, सी की, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की नौकरियां दी हैं। गांव के लोग स्वीकार करते हैं। कहीं 50, 60, 70, जहां पिछले 70 साल में एक भी नौकरी नहीं लगी, 50, 60 लोगों की नौकरियां लगी थी। लेकिन जिस उस गांव में मैं गया तो मेरा हैरान हो गया सुनकर के कि केवल एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी वहां लगी। मैंने वहां के 2-3 बुजुर्ग लोगों को पूछा उसी समय, मैंने क्या बात है, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है क्या होशियार नहीं है, मिशन मेरिट पर उनको कोई नौकरी के लिए रास्ता नहीं मिल रहा क्या? तो उन्होंने स्वीकारा, कहने लगे यहाँ नौकरी की जरूरत नहीं है बच्चों को। यहाँ के तो 300 जवान विदेश में चले गए पिछले 6 महीने में। मुझे हैरानी हुई इस बात की। किस रास्ते से गए? डोंकी रूट से गए। और आज वहीं के परिवार चिल्ला रहे हैं कि हमारा बेटा चला गया, उसका पता नहीं वो कहां गया है, उसका पता नहीं नौकरी कर रहा कि नहीं कर रहा है, हम वापस लाना चाहते हैं, वापस आ नहीं पा रहा है बिना वीजा के, और लोगों को किसी न किसी रूट से धकेल देते हैं। हमने उसके बाद ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया कि विदेश जाने के लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से विदेश विभाग बनाया हरियाणा का, विदेश विभाग के माध्यम से, और हम उन बच्चों को वीजा दिलाकर और उनको भेज रहे हैं। विदेश के लोगों के साथ करार कर रहे हैं कि आपको अगर नौजवान चाहिए, नौकरी वाले, हमारे यहाँ, हमारा देश युवा देश है, हमारे यहाँ 60% आबादी और 15 साल से 35 साल तक की है। आप युवा अगर चाहिए, आपको हमको नौकरी वाले नौजवान भेजने हैं, आप बोलिए। अभी पिछले दिनों के अंदर लगभग 25-26 हजार युवकों की डिमांड आई है, जिसमें 10,000 इजराइल के लिए उन्होंने मांगे हैं। जब हमने एडवर्टाइजमेंट की कि इजराइल के लिए 10,000 युवक, अब उसमें बहुत लोगों ने आवेदन कर दिए हैं। ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई है कल से। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर ट्रेनिंग हमने शुरू कराई है। इन लोगों ने कहा कि इजराइल में तो लड़ाई हो रही है, आप कैसे भेज रहे हैं? पहली बात तो यह है कि इन युवकों की अपनी ऑप्शन है। दूसरी बात यह, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इनका इंश्योरेंस होगा, 1 लाख रुपए से ऊपर प्रति महीना इनको सैलरी मिलेगी, और सुरक्षा का काम हमारा है। आज लाखों लोग दुनिया भर से वहां जाते हैं, उनके देश को आगे बढ़ने के लिए, वहां निर्माण कार्य के लिए उनकी युवा शक्ति नहीं है। हमारे पास युवा शक्ति हम भेज रहे हैं। इसके अलावा भी कई देशों ने और डिमांड की है, तो हम निश्चित रूप से उनको वहां अगर जो जाना चाहते हैं, केवल इजराइल में ही नहीं, अफ्रीका के देश, पिछले दिनों में उनसे हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आपका किसान बड़ा मजबूत है, किसान मेहनती है, किसान अच्छी खेती करना जानता है, आपके यहाँ जमीन कम है। किसान की खेती 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, हमारा छोटा फार्मर, और वो कहते हैं हमारे पास लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। हमने कहा आप हमारे के साथ करो, एक बार MOU करो, हम आपके यहाँ हजारों किसान भेजेंगे जो खेती वहां करेंगे। बहुत जल्दी MOU हम करने वाले। अब वो जमाना चला गया कि बाहर के लोग यहाँ आते थे कुछ भी काम करने के लिए। अब जमाना यह है, यहाँ के लोग विदेशों में जाकर के काम भी करेंगे और अपनी बात को भी वहां रखेंगे, और वहां से धन कमा करके देश की खजाने को भी भरेंगे। तो एक बहुत बड़ा काम हमें करने जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हम लोग नौजवान साथी अपने मन को मजबूत रखें, हमेशा मन में विचार करें, कोई संकल्प लें और अपने आप के ऊपर विश्वास करें, अपने मन की बात उसको आगे बढ़ाएं, किसी के भी बहकावे में नहीं आए। जो आपको अच्छा लगे वो आप करें मित्रों।
जो आपको अच्छा लगे वो करें। और मुझे यकीन है इस बात का कि जो हमारा 18 साल से लेकर के और 35 साल तक का युवा होता है, ये कुछ कर गुजरने की इसके मन में एक तमन्ना होती है। क्योंकि आखिर तो आज भले आयु मेरी 70 साल हो गई है, लेकिन मन में युवा जैसा उत्साह आज भी है मित्रों। आज भी वही काम जो युवा कर सकता है। आखिर तो इस आयु में हम भी जब गुजरे 18 साल से 35 साल तक कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मन में एक विचार आता था कि कुछ करना है, अच्छा करना है, बड़ा करना है। प्रारंभिक सालों में नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन कुछ समय के बाद जब आदमी की दिशा ठीक हो जाती है, उसको पता लग जाता है इधर चलना है। और फिर पता लगता है कि हमारी स्पीड क्या है, तेज है कि कम है, वो पता लग जाता है। एक दो कहानी छोटी सुना के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक बार कुछ युवक वो किसी एक लक्ष्य को लेकर के पहुंचे कि हाँ फला शहर में या फला गांव में जाना है। थोड़ा दूरी पर था, वो चल पड़े। सुबह चले, शाम तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा रास्ते जाने के बाद उन्होंने पूछा, एक बुजुर्ग मिल गया। उस बुजुर्ग को पूछा कि हमको अमुक गांव में जाना है, हम कब पहुंचेंगे। पता नहीं था उसका कितनी दूर है, क्या दिशा है, कैसी है। तो बुजुर्ग जो है उनकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखता रहा। कहने लगे क्या बात है, क्यों देख रहे हो बाबा। तो बाबा ने कहा देखो जिधर तुम जा रहे हो उस गांव में तुम्हें जाने में कई जन्म लग जाएंगे। बड़े हैरान हुए कि भी गांव इतनी दूर थोड़ा ही होगा कि कई जन्म लग जाएंगे। नहीं बाप बताओ कई जन्म कैसे लग जाएंगे, 1 दिन 2 दिन 10 घंटे 4 घंटे 6 घंटे इतने ही लगते हैं, कई जन्म कैसे लगेंगे। तो वो कहता है बाबा कि बेटा देखो गांव में तुमने जाना ठीक है, लेकिन जिधर तुम जा रहे हो उस गांव में जाने के लिए इस दिशा में अगर जाते रहोगे तो धरती का पूरा चक्कर काटना पड़ेगा, क्योंकि गांव तुम पीछे छोड़ आए हो। यानी गांव पीछे छोड़ आए हो, इधर जा रहे हो तो जाते जाते धरती का चक्कर काट के आओगे तो कई जन्म लग ही जाएंगे। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि गलत दिशा में जा रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा बाबा, दिशा मोड़ ली कि अब पीछे जाते हैं, उस गांव में पहुंच जाए कि हाँ पहुंच जाओगे। तो पीछे चल पड़े। जब पीछे चले और 2 घंटे चलने के बाद एक बाबा फिर मिले कि बाबा उस गांव में जाना है, हमें उस गांव में पहुंचने के लिए कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, बाबा बोला कुछ नहीं। उन्होंने फिर पूछा तो फिर चुप रहा। तो इन नौजवानों ने समझा इस बाबा को या तो सुनता नहीं, या सुनता तो ये बोल नहीं सकता, या इसको समझ नहीं है, पागल होगा। कुछ भी करके और उसका तिरस्कार करके चल पड़े। जब वो युवक चल पड़े और एक 100 कदम चले होंगे तो बाबा ने पीछे से जोर से आवाज लगाई कि बेटा रुको। रुक गए कि देखो तुम्हें उस गांव में पहुंचने के लिए 2 घंटे लगेंगे। अभी बड़े हैरान हुए कि अभी तक तो बिल्कुल बोल नहीं रहा था, ऊपर नीचे देख रहा था, अब ये इतनी बात कह रहा कि 2 घंटे लगेंगे। इसको समझ नहीं आई उस समय। वो उत्सुकता वापस आ गया कि बाबा एक बात बताओ, तुमने उस समय तो बताया नहीं, अब बता रहे हो 2 घंटे लगेंगे। कहने लगा देखो बेटा, जब तुमने आके खड़े होके पूछा तो मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी रफ्तार क्या है, और जब तुम 100 कदम चले हो तो मुझे तुम्हारी रफ्तार पता लग गई। अब मैं कह सकता हूं 2 घंटे में गांव में पहुंच जाओगे। तो मित्रों, हमारी दिशा भी ठीक चाहिए और हमारी रफ्तार भी ठीक चाहिए। दिशा ठीक है, रफ्तार ठीक है, तो निश्चित रूप से जो मंजिल हम सोचेंगे उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे, उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमेशा हम उसको दोबारा से अगर याद करें हमारे स्वामी विवेकानंद जी को, तो स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहा करते थे। वो कहते थे अच्छा सोचो कि क्या तुम्हारे लिए कोई ऐसी मुश्किल बात भी है, नामुमकिन बात भी है, और ये सोच करके अगर मन में बात आ जाए कि ये बात नामुमकिन है, फिर विचार करो इसको मुमकिन कैसे करना है। अगर ये विचार चल पड़ा तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। और उसी में से आज देश के प्रधानमंत्री जी हमको प्रेरणा देते हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं युवकों को कि मोदी है तो मुमकिन है,
मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी हमारे युवकों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को, हमारे सब नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए वो कहते हैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। और उनका कि हमेशा आपके पास कोई अपना एहसास हो के नहीं हो अपने संपत्ति का, अपने धन का, दौलत का, लेकिन आपको आगे बढ़ना तो कोई चीज आपको चाहिए, कहीं से चाहिए तो मोदी गारंटी है। मोदी 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 गारंटी है। आज किसी चीज की चिंता मत करना। एक योजना मेरे मन में आ रही है। हरियाणा के विकास में आजकल बहुत हमने जनसंवाद अथवा जो हमारी विकास यात्रा चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, बहुत लोग उसमें अपने गांव के, शहर के काम बताते हैं। काम हमारे पास बहुत डिमांड आ गई है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब करने के लिए हम लोगों को आह्वान करते हैं कि अच्छा काम करने के लिए आ जाओ, तो बड़ी कठिनाई है कि देश में अच्छे, प्रदेश में अच्छे पढ़े लिखे युवक भी हैं, अच्छे छोटे बड़े इंजीनियर भी हैं, डिप्लोमा होल्डर भी हैं, लेकिन काम करने के लिए जितने कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, जितने ठेकेदार चाहिए छोटे बड़े काम करने के लिए, अब वो नहीं है। तो हमने एक योजना बनाई है मित्रों कि हम इस आने वाले समय में, क्योंकि कुछ प्रदेश कर चुके हैं इसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे डिग्री होल्डर हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके और 15,000 नए युवकों को हम छोटे ठेकेदार बनाएंगे जो प्रारंभ करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी सुविधा, एक तो उनकी ट्रेनिंग मुफ्त कराएंगे और दूसरा उनकी 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिलाएंगे, उनको गारंटी नहीं लेनी पड़ेगी, ताकि नए लोग आगे आए। 25 लाख रुपए तक का काम अगर उन्होंने अपने गांव में, शहर में छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन अथवा कोई गारंटी वो नहीं चाहिए, वो गारंटी सरकार देगी। हमारे युवकों को आगे बढ़ना चाहिए। सरकारी नौकरियां भरपूर दे रहे हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन साथ साथ कुछ अपने काम करने वाले युवक आगे आए, अथवा कुछ जो कॉन्ट्रैक्चुअल काम होते हैं, तो उन ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल कामों के लिए अगर आगे आए तो ऐसे जो काम हैं, अनुबंधित काम, उनके लिए भी हमने रास्ता खोला है। हमको पता है HKRN नाम से एक पोर्टल बनाया है, ट्रांसपेरेंट है। एक ही उसके अंदर हमने बात रखी है कि सबसे पहले काम गरीब आदमी को मिलेगा। जिस परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है, सबसे पहले एक आदमी को उसमें से काम उपलब्ध कराया जाएगा। चाहे HKRN हो अथवा कोई और प्राइवेट काम करने के लिए जाता हो, हम सबसे पहले चाहेंगे कि हर परिवार जिसमें एक आदमी काम करने वाला है, 10 यानी 15,000 के आसपास उसकी अगर महीने की आमदन हो जाती है, 1,80,000 से ऊपर हो जाए, BPL से ऊपर उठ जाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस नाते से आज मैं एक मिशन 60,000 इसकी घोषणा कर रहा हूं। मिशन 60,000 माने अगले समय में 60,000 ऐसे परिवारों के युवकों को काम दिला करके उनकी इनकम 1,80,000 से ऊपर करने का काम करेंगे। और 60,000 का विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, 7,500 ऐसे युवक हमने हिसाब लगा लिया है, इनको बनाएंगे वन मित्र, अर्थात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनके काम दिया जाएगा नए पौधे लगाना, उस पौधे को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना, उस पौधे को 3 साल तक, जैसे एक मां अपने बेटे को एक प्रकार से सुरक्षा करती है, उसको पालती पोसती है, ऐसे उस पौधे को पालना पोसना इस युवक का काम होगा 3 साल में। और वो एक बार बड़ा हो जाता है पौधा, फिर उसके बाद वो मरता नहीं है, पौधा जो अपना जीव पकड़ लेता है। हमारा वन विभाग की कमी है, उसको दूर करने के लिए 7,500 युवकों को ये काम दिलाएंगे, जिनकी आमदन 14-15,000 रुपए महीने की हो जाएगी। और ये हम करेंगे, हमारा जो HKRN का डिपार्टमेंट है उसमें ऐसे युवकों को और ये काम दिलाएंगे जो कहेगा हाँ मुझे काम चाहिए। इसी प्रकार से अनुबंधित कर्मचारी जो सरकार के अंदर जो लगते हैं, ऐसे हमने पहले भी चला रखे हैं, लेकिन नई हमारे पास लगभग 15,000 युवकों की डिमांड आ गई है। ऐसे इन 15,000 युवकों को HKRN के माध्यम से अगले कुछ समय में
3 लाख लोगों ने उसमें रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन जो गरीब परिवार हैं, जिनकी आमदन 1,80,000 रुपए साल से कम है, ऐसे परिवारों से 15,000 बच्चों को और ये HKRN के अंदर और इनकी भर्ती करेंगे। इसी प्रकार जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं, यानी फैक्ट्री के लोगों ने कहा कि HKRN से हमको भी आप सरकार की ओर से जो ट्रेंड करके युवक देंगे तो हम अपने फैक्ट्रियों में रखने के लिए तैयार हैं। 10,000 युवक उनको हम देने वाले हैं, ऐसी योजना हमने बना ली है। इसी प्रकार से CET के माध्यम से जिन्होंने पास कर लिया है एग्जाम और उनका ग्रुप डी की नौकरी अगर नहीं लगेगी तो जो मैंने युवा कंट्रैक्टर बताए हैं वो भी 15,000 युवा उसके अंदर भी इसके अंदर मुकाम लेंगे। तो इस प्रकार सेवा मित्र जो CSC के सेंटर हैं, इन CSC के सेंटर के मुकाबले एक नई योजना मैंने शुरू की है ताकि और ऐसे अटल सेवा केंद्र नाम से और केंद्र खोले जाएं। तो ई सेवा मित्र भी 7,500 जिनका 17 जनवरी को और 4-5 दिन के बाद परीक्षा है, उस परीक्षा के माध्यम से भी 7,500 लोग लेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये 40,000 50,000 लोगों को अगले 3 महीने में 4 महीने में आचार संहिता के दिनों को छोड़कर बाकी समय में इनको सबको काम दिलाया जाएगा, ताकि युवा जो नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसे युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम ये काम आगे देने जा रहे हैं। तो मैं तो आज इसी अवसर पर पुनः आपसे एक युवकों को इस प्रकार का विश्वास दिलाते हुए कि हरियाणा सरकार युवाओं की कोई योजना होगी, कोई स्कीम होगी, उस स्कीम में आपके साथ खड़े हैं। मित्रों, आप आगे बढ़िए, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा और ये मनोहर लाल 70 साल का नौजवान ये आपके साथ है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।